हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के 15 नीट रेलेवेंट एनसीईआरटी बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस को। एंड ये पहला पार्ट रहेगा जहां पर हम फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए 7 क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में इस चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, तो इसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आज के पार्ट में क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये है हमारा एक लीफ, और लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसको काट करके अगर देखते हैं तो उसके अंदर मिलते हैं हमें बहुत सारे मीजोफिल सेल्स के लेयर। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा प्यारा क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थाइला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड। और इन्हीं थाइलाकोइड्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या फॉर्म होता है? ग्रेनम फॉर्म होता है। तो हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है भाई, हमें क्या फोकस करना है यहाँ पे कि स्ट्रोमा और ल्यूमन में क्या डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्पेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और थाइलाकोइड के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें एक थाइलाकोइड को देखना है। जो एक थाइलाकोइड को अगर आप लोगे तो उसका खुद का मेम्ब्रेन तो होगा ही, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं हमारे कौन? फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। 1 एंड 2 इसके डिस्कवरी के बेसिस पर नाम दिया गया है, ना कि इसके फंक्शन के बेसिस पर। फंक्शन में, काम में तो हमारे सबसे पहले आएगा फोटोसिस्टम 2। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारा प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम देखें अगर फोटोसिस्टम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले ये हमारे काम आता है। ये रहा हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और ये रहा रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बहुत सारे पिगमेंट्स और प्रोटीन से मिलकर के बनता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अगर एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का हटा दो तो सारी चीज़ें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आएंगी। और वही एक मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल हमारा रिएक्शन सेंटर फॉर्म करेगा, दोनों PS2 में भी एंड PS1 में भी। जो रिएक्शन सेंटर होगा वो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म करता है। और PS2 में वो जो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और PS1 में वही जो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है वो क्या एक्सेप्ट करता है? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी PS2 का रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करेगा, तो यहाँ से अब लाइट को रिसीव किया तो भाई, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चुलबुले होते हैं, उन्हें लाइट मिलेगी, एक्साइट होकर के एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल पर वो एक्साइट हो जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से एक्साइट हुए हैं वो जाएंगे हमारे किसके पास? पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, विच इज़ नोन एज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये किसको देगा आगे? प्लास्टोक्विनॉन को देगा। प्लास्टोक्विनॉन एक प्रोटॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है पर प्रोटॉन कैरियर है ये मेजरली। तो ये स्ट्रोमा से पहले तो भाई अपना कमी को पूरा करने के लिए 2 प्रोटॉन को लेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके किस में चेंज हो जाएगा? प्लास्टोक्विनॉल के अंदर, जिसके अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होगा। अब ये क्या करेगा प्लास्टोक्विनॉल कि 2 प्रोटॉन जो इसने स्ट्रोमा से लिए थे उसको ल्यूमन के अंदर डंप कर देगा। तो 2 प्रोटॉन को तो इसने ल्यूमन के अंदर डंप कर दिया, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो थे उसको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भागने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दे देगा। किसको? साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? प्लास्टोसाइनिन को देगा। और प्लास्टोसाइनिन महाराज जी किसको दे देंगे? हमारे PS1 के रिएक्शन सेंटर को, हमारे को ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। अब जब ये जो PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सेप्ट करेगा तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर एक्साइट कर देगा, क्योंकि उसको तो होना ही पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा और फेरेडॉक्सिन क्या करेगा? उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? वहाँ पे हमारा NADP+ आकर के एक्सेप्ट कर लेता है। NADP+ अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिडक्टेज इंजाइम, NADP+ रिडक्टेज इंजाइम जिसको हम FNR भी बोलते हैं, ये क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, साथ ही साथ स्ट्रोमा से ये 2 प्रोटॉन्स को भी लेता है और किस में चेंज हो जाता है? NADP+
प्लस NADPH प्लस H+ में चेंज हो जाता है। तो हमें कुल मिलाकर के ये देखना है कि प्लास्टोक्विनोन ने भी 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लिया है एंड NADP प्लस ने भी प्रोटॉन 2 लिया है स्ट्रोमा से। अब यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन सेंटर से 2-2 इलेक्ट्रॉन भाई हर बार ही निकलते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर पिटा रहा है इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन से, नहीं, कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे। तो वो ख़त्म हो जाएगा तो आगे तो ये प्रोसेस जाएगा नहीं, रुक जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए ल्यूमेन के अंदर हमारा पानी प्रेजेंट होता है। वो जो पानी है वो लाइट के हेल्प से क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है, टूट जाता है वो इनटू एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टूटता है 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2 में। अब यहाँ जो कमी हो रही थी इलेक्ट्रॉन की कौन पूरा करने लगेगा, वाटर। तो वाटर अपने यहाँ के जब भी कमी होगी तो वाटर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ खेल इलेक्ट्रॉन का है ही नहीं, हमें ये समझना नहीं है। बात हमें ये समझनी है कुल मिलाकर के, बात ये है कि स्ट्रोमा से भाई इसने 2 प्रोटॉन लिया है, इसने भी 2 प्रोटॉन को ले लिया और साथ में वाटर टूट रहा है तो 2 प्रोटॉन बन ही रहा है। अब क्योंकि स्ट्रोमा से प्रोटॉन की कमी हो रही है और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है तो एक ग्रेडियंट फॉर्म होगा। कम है स्ट्रोमा में, ल्यूमन में ज़्यादा है तो ज़्यादा एक डिफरेंस फॉर्म होगा ना, कम है ज़्यादा तो एक ग्रेडियंट फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को ये अनबैलेंस हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए हमारा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, ये रहा हमारा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये ATP सिंथेज वाला मॉलिक्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कपलिंग फैक्टर विच इज CF0 एंड CF1। CF0 वाला मेम्ब्रेन में होता है, CF1 हमारा बाहर होता है। ये क्या करता है कि ल्यूमन के अंदर जितने भी H+ हाई वाले कंसंट्रेट हुए हैं उसको ये अपने यहाँ से पास करा करके क्या करेगा, ADP को चेंज करा देगा किसमें, ATP में। अब ये प्रोटॉन्स तो क्या है, एनर्जी है तो ये भाई ये जाएगा तो घूमेगा। ये ATP सिंथेस जो है ना CF1 वाला, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और उसके वजह से क्या करता है फिर ADP को ये ATP में कन्वर्ट करता है। यहाँ से एनर्जी आ रही है, एनर्जी है तो क्या करेगा, एनर्जी ADP को वो ATP में चेंज कर देता है तो ATP हमारी बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हमारा NADPH प्लस H+ मतलब NADP बन रहा है एंड साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए हमने CF0 CF1 को यूज़ किया है। ओके, तो यही था हमारा कुल मिला के हाइपोथेसिस, हमारा जो ये था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बेसिस पे यार कई सारे आज के पार्ट में क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको समझाना पहले ज़रूरी है। तो येस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन देखते हैं हम लोग। दिया है दैट क्लोरोप्लास्ट अकर इनसाइड द लीव्स मोस्टली इन मीजोफिल सेल्स अलोंग देयर वॉल्स। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, अगर लीव्स का अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे उसे कट करके देखोगे तो मीजोफिल सेल्स होते हैं, वहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और ये उनके वॉल्स के अलोंग मिलता है, मतलब उनका जो वॉल है मीजोफिल सेल्स का उन्हीं के साइड में ये हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो रीज़न भी करेक्ट है क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन सिस्टम होता है क्लोरोप्लास्ट का, मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि इस तरह का जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है जिसमें ग्रैना होता है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होती हैं और कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को, सन की जो लाइट है उसको एब्जॉर्व करने के लिए, ट्रैप करने के लिए और खाना बनाने के लिए। बेसिकली लाइट वाला जो लाइट डिपेंडेंट फेज है जहाँ पे हमारा ATP एंड NADPH बनता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन क्योंकि क्यों, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मीजोफिल्स में उनके वॉल्स के अलॉन्ग होते हैं। तो असर्शन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि वॉल्स के अलॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो ईजी गैस डिफ्यूजन और ऑप्टिमम लाइट को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो उसका रीज़न ये होना चाहिए था, ना कि ये जो यहाँ पे दिया है। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया दैट द कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 पिगमेंट्स क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो लीफ की हमारी कलर होती है अलग अलग, बहुत सुंदर सुंदर लीफ हमें लीफ को देखा है उसका अलग अलग कलर होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अलग टाइप्स के 4 मेजरली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। और हम देखें अगर तो हमारे क्लोरोफिल A का कलर ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल का B का कलर होता है येलो ग्रीन,
ज़ैंथोफिल्स का येलो एंड कैरोटीनॉइड्स का येलो टू ऑरेंज कलर होता है। तो रीज़न दिया है क्लोरोफिल बी इज़ द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। तो रीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेजरली जो मेजर है, बाकी सब तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि बाकी सब एक्सेसरी पिगमेंट की तरह बिहेव करता है और लाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमारे मेन मास्टर विच इज़ द क्लोरोफिल ए को देता है। तो क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ पिगमेंट, ना कि बी। इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया है दैट द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2। तो हमने इसलिए देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कि जो PS2 था हमारा पहला स्टेप, वहीं पर पानी टूटता है, स्प्लिट होता है वाटर को, ताकि वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सके। रीजन दिया दैट वाटर स्प्लिट्स इनटू H+O2 एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो वाटर है, अगर वाटर तोड़ोगे तो वो H+O2, ये हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का टूटेगा तो वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में निकलेगा और हाफ O2 हमारा बनेगा। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को कि क्यों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड है हमारे PS2 पे, मतलब PS2 पे ही क्यों वाटर की स्प्लिटिंग होती है। इसका रीज़न ये होना चाहिए था कि वो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट कर रहा है उसको, भाई उसकी एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रॉन की हमें वाटर को स्प्लिट करना ज़रूरी है, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पूरा कर सकें। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट द स्ट्रोमा लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर सिर्फ PS1 होती है, PS2 नहीं प्रेजेंट होती है। PS1 एंड PS2 हमने शुरू में भी पढ़ा था, वो प्रेजेंट होता है हमारे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ओके, रीजन दिया दैट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड कपलिंग फैक्टर। तो ये भी हम लोग स्टार्टिंग वाली चीज़ से समझ सकते हैं कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन था उसमें कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे। हमारे रिएक्शन सेंटर में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं, एंड कपलिंग फैक्टर विच इज़ योर CF0 एंड CF1, वो भी हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। तो असर्शन गलत है, बट रीजन इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द F0 ऑफ द ATPase। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, हमने इसीलिए इस चीज़ के लिए ही मैंने अच्छे से केमियोस्मोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारा हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है H+ हमारे ल्यूमन के अंदर, तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है? ATPase सिंथेटिस जो हमारा एंजाइम था, ये वाला चैनल जो हमने पढ़ा था, ये क्या करता है कि अंदर ल्यूमेन से H+ को क्या करता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये H+ को बाहर की तरफ भेजता है, और उसके वजह से ADP से उस एनर्जी को यूज़ करके जो ADP है हमारा वो ATP में चेंज होता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, उसी को एक्सप्लेन किया है। रीज़न दिया दैट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को कि क्यों ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि ल्यूमन के अंदर ज़्यादा है, हमारा ल्यूमन के अंदर H+ ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, स्ट्रोमा में कम हो गया था, तो ये एक अनबैलेंस था। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसको हम लोग की इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। दिया है दैट डार्क रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारा डार्क रिएक्शंस होते हैं, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस बेसिकली हम कीमोस्मोटिक में भी पढ़ ही चुके थे कि लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा ATP NADP बनता है, और उसी लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करके हमारा डार्क रिएक्शंस क्या करता है, खाना बनाता है, विच इज़ योर ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। ओके, और रीजन दिया दैट डार्क रिएक्शंस डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है उसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लाइट वाला डिपेंडेंट प्रोसेस है, हमारा लाइट रिएक्शन जो है, उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं विच इज़ और ATP एंड NADPH,
उसी के प्रोडक्ट्स पे हमारा डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन जो डायरेक्टली सन के किरणों पे डिपेंड नहीं करता है, वो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो रीज़न भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को कि क्यों डार्क रिएक्शन को हम लोग फोटोसिंथेटिक विच बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं। इसका रीज़न ये होना चाहिए था कि डार्क रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज यहाँ पे डार्क रिएक्शन में हमारे ग्लूकोज विच इज़ आवर खाना बनता है, बायोसिंथेटिक हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया दैट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C3 पाथवे इज OAA। तो असर्शन गलत है क्योंकि C3 पाथवे विच इज़ और केल्विन साइकिल भी हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है हमारा वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है विच इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ना कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो असर्शन गलत है। रीज़न दिया था द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन विच ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 पाथवे इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो पहला कंपाउंड हमारा बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है विच इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, तो असर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज ट्रू, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। इसका असर्शन दिया है दैट द C4 प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी कॉल्ड क्रेंज एनाटमी। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का लीफ का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इनमें क्या होता है ना कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ हमारे जो बंडल शीथ सेल्स आ जाते हैं, बहुत मोटे तगड़े हट्टे कट्टे, एकदम हट्टे कट्टे, जिनमें कोई नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब उसके अंदर स्पेस नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। सर्कुलर फॉर्म में ये अरेंज होते हैं एंड उसके ऊपर हमारे मीजोफिल्स के सेल्स होते हैं, इसी को हम लोग क्रेंज एनाटमी भी बोलते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया दैट द बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स हैव थिक वॉल्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं C4 प्लांट्स के, उन बहुत मोटे मोटे हट्टे कट्टे, इतने बार मैंने बोला तो सही बात है, उनमें थिक वॉल्स होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, हैंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए